जैसे 1962 में एक केदारनाथ जी का केस आया, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने खास लिखा था कि ऐसा भाषण, ऐसा अभिव्यक्ति कि जिससे हिंसाचार फैले, तो वो राजद्रोह के कक्षा में कि 5 स्टेट में हो रहे, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, यूपी और एक बिहार है, तो उसमें 65% सिडिशन के दायरे में आ रहा है। तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं जी। जब से ये कानून देशद्रोह का बना है तो क्या लगता है आपको कि इसका लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है? हाँ, वही मैं दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। अंग्रेज़ों के ज़माने से बना हुआ राजद्रोह का कानून हमेशा विवादों के विषय में रहा है। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए एडवोकेट शेख सईद साहब है। आइए हम उनसे बात करते हैं। शेख सईद साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल खबर फेस टू फेस में। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है धारा 124A के तहत, उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार में जानकारी दीजिए। अभी इसकी जो 124A की जो पार्श्व भूमिका मैं आपको बता दूं, तो ये एक्चुअली में जो आईपीसी 1860 के आजू बाजू बना, 1857 का जो आपने नेशनल संग्राम देखा होगा, उसके बाद तब की ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी सक्रिय हो गई, तो उन्होंने 1860 में ये आईपीसी वगैरह बनाए थे, मैक्लोई करके थे उस टाइम पे। मगर ये एक्चुअली में बना है 1870, 10 साल के बाद 124A डाल दिया। ये एक्चुअली में 124A की ऐसे अभी देखने जाएंगे तो उसका ट्रांसलेशन ऐसा हो रहा है कि ऐसी कोई अभिव्यक्ति या ऐसा कोई कर्तव्य या ऐसा कोई काम जो लिखित या संज्ञा के द्वारा या सिर्फ बोलने से अगर सरकार के खिलाफ कुछ क्रांतिकारी रूप में, मतलब समझो एक क्रांति हो जाती है, तो उसके लिए ये 124 उस टाइम पे सिडिशन का लॉ उन लोगों ने पारित किया था। मगर अभी आज का जो संदर्भ है उसके अंदर मैं बता दूं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो सिर्फ एक पोस्ट किया गया है कि जैसे मैं आपको सादा सिंपल चीज़ में आपको बता दूं कि जैसे आपके घर में आप बोल दो कि बाबा मेरे आने तक आप खाना मत खाना, तो सब लोग क्या करेंगे, एकजुट इकट्ठा होके खाना नहीं खाते। तो मतलब टेम्परेरी ये जुलाई में इन लोगों का रिव्यू होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट देने वाली है, उसके बाद ही ये रिपील होने वाला है। उससे पहले सिर्फ इसको ना पोस्ट कर दिया गया है। और इसके साथ में और एक चीज़ इन लोगों ने ऐड की है कि जो अभी जो मामला है, जैसे अभी आप लास्ट 5 साल में देखें तो 556 के आजू बाजू है, और 10 साल में देखेंगे तो कम से कम 13,000 के आजू बाजू ये लॉ के अंडर में सब लोग के ऊपर केस किया गया है। तो जितने भी लोग अंडर ट्रायल्स इसके अंदर जो है वो सबको अभी बेल की सुविधा दी जाएंगी। मतलब जितने भी लोग हैं वो बेल के ऊपर आप अर्जी दे सकते हो और बाहर आ सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा निर्णय है। ये इतना लेट निर्णय लेने की क्या वजह है? सुप्रीम कोर्ट ने जो लेट निर्णय लिया, ये एक्चुअली मैं आपको इसकी वापस आपको पार्श्व भूमिका बता दूं तो जब भारत आज़ाद हुआ था तभी ही हम अपने को ये रिपील कर देना चाहिए था या इसको एक्चुअली में खारिज कर देना चाहिए था। मगर उस टाइम की जवाहरलाल सरकार थी, तो उन्होंने 19(1)A मतलब ये जो अपना भाषण देने का जो अधिकार है उसके अंदर इन लोग ने थोड़े चेंजेस करके हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी थी, मगर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ दी थी। और उन्होंने ऐड कर दिया था कि बाबा ऐसा होगा। फिर इंदिरा जी की सरकार ने 1974 में तो ये 124A को और मजबूत बना दिया था। फिर आज की तारीख में गवर्नमेंट ने इन लोग से मांगा कि बाबा इसको क्यों खारिज न किया जाए, तो तब ये जो याचिका हुई तो उसके मामले में ये सरकार का बहुत बड़ा निर्णय आया है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यही कानून है जिसमें सबसे पहला तिलक जी के ऊपर केस हुआ था। तिलक जी आपको मालूम है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ऐसा बोला था। तो यही चीज़ पे उनको 6 साल की कारावास की सज़ा मांडले जेल जो उस टाइम पे बर्मा था उसमें उनको की गई थी। और सेकंड केस जैसे बोलते हैं गांधी जी के ऊपर हुआ था, उनको भी 5 साल की कठोर कारावास की सज़ा दी थी, पर हालांकि 2 साल में मेडिकल ग्राउंड में उनको छोड़ दिया गया था। तो ये जो महापुरुष है या क्रांतिकारी है या जो समाज सेवक है, ये राष्ट्रवादी लोगों के ऊपर की जो प्रणाली हुई थी वही सरकार चाह रही है कि अभी ये सब निकल जाए, क्योंकि अभी भारत देश आज़ाद है और यही कार्य में ये एकदम बहुत बड़ा और विशेष कार्य हो रहा है, ये मेरा अनुमान है। आप जैसा आपने कहा कि इसको पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए, तो
किस लिए करना चाहिए, या इसको कुछ दुरुस्त करके इम्प्लीमेंट कर, चेंजेस करके इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए? और पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए तो क्यों कर देना चाहिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को। हाँ देखिए, इसके लिए मैं क्यों खारिज करना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार इसी केसेस आए। जैसे 1962 में एक केदारनाथ जी का केस आया, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके अंदर भी केदारनाथ जी उस टाइम के साम्यवादी नेता थे, उनके ऊपर अभी जैसे ईडी की इंक्वायरी हो रही है, ऐसे सीडी की इंक्वायरी हो रही थी। तो सीडी की इंक्वायरी में उन्होंने भाषण में ऑन द स्टेज उन्होंने सरकार को गुंडा बोल दिया था कि सीडी सीआईडी गुंडा है ऐसा। तो सरकार ने उसका एक काफ़ी संज्ञान लिया था और उनके ऊपर भी ये 124A के हिसाब से कार्रवाई हुई थी। तो बिहार हाई कोर्ट ने फिर उनकी बेल एप्लीकेशन नामंजूर की थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक जजमेंट दिया था जो केदारनाथ वर्सेस बिहार का एक बहुत बड़ा मापदंड है, मैं बोल दूंगा जजमेंट के हिसाब से। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने खास लिखा था कि ऐसा भाषण, ऐसा अभिव्यक्ति कि जिससे हिंसाचार फैले, तो वो राजद्रोह के कक्षा में सिर्फ आ सकता है। बाकी की ये स्पीच जो उन्होंने भाषण दिया था या गुंडा बोला था, वो स्पीच नहीं आ सकती। तो ये उस टाइम पे बहुत बड़ा डिसीजन हुआ था और उसी के आधार पे अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि अभी भी थोड़ी उसके अंदर लीनियंसी डाल के और ये पूरा कायदे कानून निकला जाए। क्योंकि इसके अंदर अभी जितने मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत सारे केसेस हुए, 65% केसेस तो मैं बता रहा हूँ कि 5 स्टेट में हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, यूपी और एक बिहार है। तो उसमें 65% केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो व्यक्ति जिसको मालूम नहीं है, जो अनपढ़ है, उनके खिलाफ भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तो सरकार अभी ये चाह रही है कि ये कैसे भी करके ये केसेस ख़त्म की जाए। और जो 12,000 13,000 केस डालने का अभी आज़ादी के बाद का क्या मतलब है? 10 साल में तो ऐसे हो, 5 साल में जैसे मैंने 556 की बात की, तो ये निरंतर चलते रहेगा। तो इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि सब लोग को अपनी अभिव्यक्ति, जैसे आप देख लेंगे ओपोजिशन का तो काम ही है सरकार की बुराई करना या कोई भी अच्छे कदम को अपनी तरीके से पेश करना। अभी जब ओपोजिशन पर दबाव डाला जाएगा महंगाई के खिलाफ या कुछ भी और बोलेंगे कि नहीं सिडिशन के दायरे में आ रहा है, तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। एडवोकेट शेख जी, जब से ये कानून देशद्रोह का बना है, तो क्या लगता है आपको कि इसका लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि दुरुपयोग काफ़ी हो रहा है। जैसे अभी एक जहाँ आप बिलीव नहीं करेंगे, ये अपना जैसे मैंने आपको बताया, जब महंगाई के खिलाफ या कोई भी राजनीतिक, जैसे आपने काला बाजारी के खिलाफ या काले पैसे के लिए आजकल जो सरकार ने एक निर्णय लिया था, उसका भी ओपोजिशन ने काफ़ी धूम से उनके खिलाफ प्रचार किया था। मतलब ओपोजिशन के खिलाफ ये इन लोग 124A ऐसा शस्त्र की तरह उपयोग कर रहे थे कि ताकि ओपोजिशन ख़त्म हो जाए और कोई बोलने चलने वाला न हो। तो इसी हिसाब से इन लोग ने अभी ये जो 124 के इसके अंदर रिपील की तजवीज़ की है, ये पोस्ट किया गया है, तो ये काफ़ी सुप्रीम कोर्ट का एकदम सराहनीय निर्णय है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का कितना वक्त लगेगा इसको रिव्यू करने के लिए? क्या ये पूरी तरह से रिपील हो जाएगा या कुछ इसमें चेंजेस आएगा? कितना वक्त लगेगा? देखिए, मेन इसका जो था 124 का मेन उद्देश्य था कि ये अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए शासन में अंदर। और इसका मेरे ख्याल से उन लोगों ने गवर्नमेंट जो शासन में थी, उन लोग कभी कभी उसकी आप समझ लो उसका दुर्व्यवस्था कर रही थी या उसका एक मिसयूज़ कर रही थी। तो अभी जुलाई में इन लोग रिव्यू इन लोग करने वाले हैं, क्योंकि तब तक तो ये कायदा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ इन लोग रिव्यू जुलाई में करेंगे और शायद मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई के बाद या तो समाप्त हो जाएंगे या कुछ रिपील वगैरह करेंगे उन लोग जुलाई तक वक्त। एडवोकेट शेख जी, जैसे अब तक का जितना केस हुआ है देशद्रोह को लेकर, तो क्या लगता है जितने लोग बंद हैं उनको पूरी तरह से इंसाफ मिलेगा? डेफिनेटली इंसाफ मिलेगा, पर जैसा अभी देखो एक दूसरा पहलू भी है कि जैसे आतंकवादी है या अभी आपने समझ लिए होंगे कि ये जो गढ़चिरौली वगैरह में जो अत्याचार वगैरह हो रहे, तो ऐसे लोग जो माओवादी लोग हैं उन लोग के खिलाफ के जो केसेस वगैरह हो सकता है शायद उन लोग को इतनी आज़ादी नहीं मिले, मगर बाकी के जो लोग हैं उन लोग को सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि आपको बेल के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो, तो और आपकी बेल एप्लीकेशन खारिज भी नहीं होंगी। ये आखिर में आप हमारे दर्शकों को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है इस विषय पर, धारा 124A
उसका डेफिनेशन एकदम मुख्तसर में हमारे दर्शकों को बताइए, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो भी मुख्तसर में बताइए। जैसे मैंने बोला कि एक ऐसी एक अभिव्यक्ति या ऐसा एक कार्य जो सरकार के खिलाफ हो, जो लिखित हो या सिर्फ साइन के द्वारा किया गया हो, जिससे सरकार में अव्यवस्था हो। साइन यानी लिखित में? साइन मतलब गैस्चर्स जिसको बोलते हैं, एक साइन कर दिया, गवर्नमेंट ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऐसी कोई आपने ऐसी कोई क्रिया कर दी जो सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये सुव्यवस्था चलाने में एक कारणभूत नहीं है, मतलब इससे अव्यवस्था फैल सकती है। तो ऐसे केस में 124A जिसको सेडिशन केसेस बोलते हैं वो सरकार आपके खिलाफ लागू कर सकती है। आखिर में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, देशद्रोह और राजद्रोह में मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? देखिए, देशद्रोह और राजद्रोह अब अपने वहाँ इम्पीरियलिज्म ख़त्म हो गया है, इम्पीरियलिज्म है ही नहीं, इम्पीरियलिज्म मतलब राजाशाही है ही नहीं। मगर अभी भी आप देखेंगे तो यूके जो ब्रिटिशर्स वगैरह में अभी भी राजाशाही है, वहाँ प्रेसिडेंट नहीं है, वहाँ राजा का शासन है। तो वहाँ की ये जो 1860 से जो चल रहा है, उन लोग अपने हिसाब से उसको है ना राजद्रोही बोलते हैं, मगर एक्चुअल में वो राजद्रोह उन लोग के लिए, अपने लिए वो राष्ट्रद्रोह है। क्योंकि अपना यहाँ आज़ादी होने के बाद अपने वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स लागू हो गई थी, तो अपने वहाँ प्रेसिडेंट है, तो उनके खिलाफ मतलब ये जो चलाने वाले जो मेन स्तर है उन लोग के खिलाफ अगर आप बोल रहे हो तो उसको अपने भाषा में राष्ट्रद्रोह बोल सकते हैं, और उन लोग की भाषा में राजद्रोह बोल सकते हैं, जहाँ राजाशाही या इम्पीरियलिज्म है। एडवोकेट शेख सईद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, खबर फेस टू फेस से बात करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख सईद, जिन्होंने हमसे धारा 124A के विषय पर विस्तार से बात किया, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी जो रिव्यू का टाइम है कम से कम जुलाई तक जाएगा, तब तक के लिए इस राजद्रोह के फैसले पर रोक लगा दी है। कोई भी राज्य राजद्रोह का केस दर्ज नहीं करेगा। मैं कैमरामैन जैदी के साथ ज़ीशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई।